आज के मुख्य समाचार। हिमाचल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती के लिए प्रतिबद्ध। इस साल आईपीएल के 3 मैच होंगे धर्मशाला में। नरेश चौहान ने दी भांग की खेती पर प्रतिक्रिया। डीसी ऑफिस शिमला में आज धरना प्रदर्शन। एक गांव आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित। अब समाचार विस्तार से। शहर के ढली कुफरी क्षेत्र से तह बाजारी हटाए जाने के विरोध में आज शिमला में सीटू द्वारा उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। इस दौरान सीटू के राज्य अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट को लागू किया जाए ताकि तह बाजारी अपने रोजगार को बचा सके। विजेंद्र मेहरा ने कहा कि यह लोग अपनी आजीविका के लिए इन सड़कों पर काम करते हैं और प्रशासन द्वारा इन्हें उजाड़ने से इनकी रोजी रोटी पर संकट आ सकता है। हम मांग करते हैं कि शिमला में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट का पूरी तरह से पालन किया जाए ताकि इनका व्यापार सुरक्षित और सम्मानजनक तरीके से चल सके। उन्होंने कहा कि यदि प्रशासन इस मुद्दे पर गंभीरता से कार्यवाही नहीं करता है तो सीटू आगामी दिनों में और बड़े प्रदर्शन करने पर मजबूर होगा। जो कई वर्षों से रेडी फड़ी तय बाजारी और ढाबा संचालक हैं, छोटा कारोबार करने वाले जो लोग हैं, कई वर्षों से वहाँ काम करते हुए अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, छोटे बच्चों के साथ बिल्कुल 5-5, 6-6 महीने के बच्चों के साथ भी महिलाएं यहाँ आई हैं और यही एकमात्र साधन था जिसके जरिए उनका परिवार चलता था। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार वहाँ पर जो वन विभाग है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटीज़ हैं, जो दूसरे पुलिस के लोग हैं, वो लगातार इन लोगों को तंग कर रहे हैं और वहाँ से इनके जो ढाबे हैं या रेडी फड़ी तय बाजारी का जो काम है उसको उजाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश के संविधान की भी उल्लंघना है। ये हमारे देश के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट बना 2014 का, उसका भी उल्लंघन है। हमारे देश का संविधान जब बना था, उसका जो अनुच्छेद 19 है, उस अनुच्छेद 19 की अमूमन यही बात होती है कि वो किसी भी व्यक्ति को अपना यूनियन बनाने का अधिकार देता है या बात उठाने का अधिकार देता है या अभिव्यक्ति की बात करने का अधिकार देता है। लेकिन अगर उसी अनुच्छेद में आगे बढ़ें तो उसके अंदर ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को देश के अंदर, जो इस देश का नागरिक है, उसको अपना व्यवसाय चलाने का अधिकार है, प्रोफेशन को प्रोफेस करने का अधिकार है, उसी अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है। हमारे देश में मई के महीने में 2014 में एक कानून बना जिसको स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट कहा गया। उस स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर बना था, 2007 में माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक केस पहुंचा था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया केंद्र सरकार को कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें जो रेडी फड़ी तय बाजारी का काम करते हैं, छोटे जो कारोबारी हैं, ढाबा संचालक हैं, उनको सेटल किया जाए। कानून के अंदर लिखा है उसको उजाड़ा नहीं जाए, ये शब्द लिखा है कि उनको उजाड़ा नहीं जा सकता है, उनको सेटल करना है। और अगर मान लो कभी सरकार को या प्रशासन को ये लगता भी है कि कोई ऐसी जगह है जहाँ एम्बुलेंस ले जाने में दिक्कत है या फायर ब्रिगेड ले जाने में दिक्कत है, तो वहाँ से अगर उनको डिस्प्लेस भी किया जाएगा तो ऐसी जगह बसाया जाएगा जहाँ उनका कारोबार चले। तो वो जिस जगह ये कारोबार कर रहे हैं, आपको मालूम है, वो डबल लेन सड़क है, बहुत चौड़ी सड़क है, वहाँ किसी का कोई गाड़ियों की आवाजाही में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। साइड में खड़े होकर छोटा छोटा कारोबार ये करते हैं, दिहाड़ी लगाते हैं, उसके ज़रिए अपने परिवार को चलाते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं आज के इस प्रदर्शन के माध्यम से डीसी ऑफिस के बाहर एसपी से भी हम गुजारिश करेंगे, डीसी महोदय से गुजारिश करेंगे, वन विभाग की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो नेशनल हाईवेज़ की अथॉरिटीज़ हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि ये पूरी तरह से उजाड़ने की जो नीति है ये देश के संविधान के अनुरूप नहीं है, ये कानून के विरुद्ध है और इसलिए तुरंत इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि ये मसला लोगों के जीने का मसला है। और हमारे संविधान में अनुच्छेद 21 जो है उसमें जीने का अधिकार दिया गया और जीने के अधिकार की जब जब बात होती है तो आपको मालूम है, रोटी, कपड़ा और मकान उस जीने के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। रोटी का मतलब रोजी रोटी का सवाल है, रोजगार का सवाल है। अगर सरकारें रोजगार नहीं दे पाती हैं सरकारी क्षेत्र में लोगों को, तो लोगों ने जिंदा रहने के लिए कुछ तो करना है, अपने पेट को भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए।
और अगर ये गरीब लोग हैं, जैसा कि स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में कहा गया, जैसे सुप्रीम कोर्ट की पॉलिसी में कहा गया कि गरीब लोग हैं, इनको भी जीने का अधिकार है, और लगभग 4 करोड़ के करीब लोग जो हैं पूरे देश के अंदर ऐसे हैं जो इस तरीके का कारोबार करते हैं, तो उनको बसाना उद्देश्य होना चाहिए था, लेकिन उनको उजाड़ा जा रहा है। तो हम ये चेताना चाहते हैं कि अगर ऐसी कोई कार्रवाई होगी तो निश्चित तौर से इसका मुकाबला होगा, इसकी खिलाफत होगी, उसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन। मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि पिछले 2 सालों से भांग की खेती पर चर्चा जारी है और विधानसभा में यह मुद्दा उठाया गया था। उन्होंने बताया कि सरकार जल्दबाजी में कोई भी फैसला नहीं ले रही है। भांग की खेती की शुरुआत एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की गई है। नरेश चौहान ने साथ ही कहा कि भांग की खेती सकारात्मक मंशा के साथ की गई है और सभी को संतुष्ट रहने के लिए ऐसे पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। जो फैसला किया है ये कोई जल्दबाजी में नहीं हो रहा है। इसके ऊपर चर्चा 2 साल से हो रही है और सब तरह से ये विधानसभा के अंदर भी इस पे बात हुई थी और कमेटी बनी थी जिसमें विधायक सत्ता पक्ष के भी थे और विपक्ष के भी थे। वो एक रिपोर्ट थी, वहाँ उस वक्त तो किसी का कोई ऐसा इशू नहीं आया। अभी भी ये सैद्धांतिक तौर पे मंजूरी कैबिनेट ने दी है और उसके पीछे मंशा ये है कि पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे 3 महीने के अंदर आप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की बात करें या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी इस पे काम करेंगे। अभी आप ये समझे कि ये कोई जल्दबाजी में काम नहीं हो रहा और इस मंशा से तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि इससे जो है मकसद समाज में जो है नशा बढ़ाने का है। इसके और बहुत सारे वो उसकी वैरायटी अलग है, उसके यूजेस अलग है, वो आप समझे कि मेडिसिन वैल्यू है उसकी दुनिया के अंदर, उस नज़रिए से कर रहे हैं और उसका जो रॉ मटेरियल है उसके बहुत सारे उपयोग हैं। सरकार की मंशा बड़ी साफ है कि हम इसको जल्दबाजी में नहीं करेंगे, अब इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे करेंगे और दुनिया के अंदर जहां भी ये काम हो रहा है वो किस तरह से हो सकता है, क्या टेक्नोलॉजी है, किस तरह से इसका, और ये मंशा जिनकी भी ये, चाहे माननीय गवर्नर साहब ने जो बात कही है या जयराम जी ने जो कंसर्न है, ये बिल्कुल उस उद्देश्य से नहीं हो रहा है। इसके लिए आप निश्चिंत रहें और इसके पीछे मंशा बड़ी साफ है कि हमारे प्रदेश के अंदर ये बड़े, जब रिसर्च आएगी, पूरी रिपोर्ट आएगी कि कैसे ये हो सकता है, किन क्षेत्रों में हो सकता है, कैसे इसके लाइसेंस इशू होंगे और फिर उसके बाद जो यूजेस है वो कैसे होगा, क्या ये हमारे इंडियन मार्केट में है या अब्रॉड जाएगा या क्या होगा। तो ये इस बात को बड़े सबको समझ लेना चाहिए कि मंशाएं बड़ी साफ है। जब इसके अच्छे परिणाम आएंगे, पूरा एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो जिस प्रोजेक्ट पे ये काम कर रहे हैं उनकी एक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही सबकी सहमति से और प्रदेश के हित में लेके जो है फैसला किया जाएगा। देखिए ये तो बड़ी हाइपोथेटिकल बात है कि अगर सरकार होती, अभी फिलहाल सरकार प्रदेश के लोगों के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी की बनी है और जयराम जी तो पहले रह चुके मुख्यमंत्री, उनको रिपीट नहीं किया है, इसका कोई महत्व नहीं अगर सरकार होती तो। लेकिन इस पे जो फैसला है वो भारत सरकार ने जो किया है, बिल पास हुआ है, इसमें हर कई ऑब्जर्वेशंस हैं। कांग्रेस पार्टी एक हमारी सरकार हिमाचल में है और राज्य में भी है, नेशनल पार्टी है, हम विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है। जो भी फैसला हमारी पार्टी इस उद्देश्य से करेगी, इसमें बहुत सारे लोगों के कंसर्न्स भी है और बहुत सारी ऐसे ट्राइबल्स हैं जिनके कंसर्न हैं या हमारे मुस्लिम भाई हैं उनके कंसर्न्स हैं। तो हमेशा भारत में वो फैसले जो सबको साथ लेके करें, सबको विश्वास में लेके करें, उससे जो है देश को मजबूती मिलती है। तो ये मेरे ख्याल में सत्ता में होते तो ऐसा हो जाता, उसके लिए तो 2027 का इंतजार करना पड़ेगा। फिर से प्रदेश की जनता ये फैसला करेगी कि सत्ता किसके हाथ में होगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम धर्मशाला में इस बार आईपीएल का रोमांच देखने को मिलेगा। इस सीजन में यहां पर आईपीएल के 3 मुकाबले होंगे। आईपीएल चेयरमैन अरुण धूमल ने बिलासपुर में पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि धर्मशाला को अच्छे मैच मिले हैं, इसके लिए पूरी कोशिश की जाएगी। अरुण धूमल लोहनू क्रिकेट मैदान में सांसद खेल महाकुंभ का शुभारंभ करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पिछले सीजन में धर्मशाला में आईपीएल के 2 मैच करवाए गए थे, वहीं इस बार कोशिश रहेगी कि यहां कम से कम 3 मैच आयोजित किए जाए। बीते सीजन में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच पहला मुकाबला खेला गया था, वहीं दूसरा मैच पंजाब किंग्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ खेला था। हजारों दर्शकों ने मैचों का आनंद उठाया था।
अगर इस बार धर्मशाला को 3 मैच मिलते हैं तो यह न सिर्फ HPCA के लिए बड़ी उपलब्धि होगी बल्कि क्रिकेट प्रेमियों को भी IPL का रोमांच देखने का अवसर मिलेगा। उपमंडल झंडुता की ग्राम पंचायत जेजवी के रियाली गांव में आज तक सड़क नहीं पहुंच सकी है। रियाली गांव में 7 से अधिक परिवार रहते हैं जिन्हें अब तक सड़क सुविधा सहित नियमित रूप से पेयजल आपूर्ति नहीं मिल रही है। ग्रामीण की ओर से जनप्रतिनिधियों और पंचायत के समक्ष गुहार लगाने के बाद भी गाँव में समस्या जस से तस बनी हुई है। गांव में सड़क नहीं होने से यहां मेडिकल इमरजेंसी समेत कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बीमार होने पर मरीज को खाट या पालकी पर लाद कर करीब 2.5 किलोमीटर तक ले जाना पड़ता है। इसके बाद कहीं जाकर किसी गाड़ी से नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया जा सकता है। वहीं अब गांव की 60 वर्षीय निर्मला देवी बीमार हो गई। परिजनों और ग्रामीणों ने उन्हें पालकी में बैठाकर सड़क तक पहुंचाया। गांव के लिए ना तो सड़क है और ना ही अच्छा रास्ता है। रास्ता जंगल से होकर जाता है। सड़क तक पहुंचने के लिए 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वह आज भी पिछड़े क्षेत्र की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। सड़क को लेकर जनप्रतिनिधियों और पंचायत के समक्ष कई बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसके अलावा गांव में नल तो लगे हैं, लेकिन उनमें तीसरे दिन पानी आता है, वह भी नाम मात्र। उन्होंने मांग उठाई है कि गांव तक सड़क सुविधा पहुंचाई जाए। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता है कि गांव में डॉक्टरों की पर्याप्त उपलब्धता हो, जिससे लोगों को घर के पास ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। उप मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से भी आग्रह किया है कि वे ग्रामीण इलाकों में भी सेवाएं देने के लिए अपना योगदान दें, ताकि जन सामान्यों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सके। यह बात उन्होंने सोमवार को सिविल अस्पताल हरोली में करीब 50 लाख रुपए की लागत से स्थापित अत्याधुनिक एक्सरे और अल्ट्रासाउंड मशीनों के लोकार्पण के अवसर पर आयोजित जनसभा में कही। उन्होंने बताया कि हरोली अस्पताल को 50 से 100 बेड का अस्पताल किया गया है और यहाँ 13 डॉक्टरों की सेवाएं उपलब्ध करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल के नए भवन के निर्माण पर भी लगभग 8.50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। जो है वो लोगों को दी गई है, क्या करें? लेकिन देखिए हरोली जो है जो मेन हॉस्पिटल हरोली का है, हम चाहते हैं कि यह हर तरह से फंक्शनल किया जाए और डॉक्टर्स के साथ हमारी कंसल्टेशंस चल रही हैं, बातचीत चल रही है और जो वो एडवाइस कर रहे हैं उसके मुताबिक इसको अपग्रेड किया जा रहा है। यहाँ पे 13 पोस्ट अब हो गई हैं डॉक्टर्स की। किसी इसमें पे 2-3 डॉक्टर रहते थे तो ये भी PHC CHC की तरह चलता था। तो अब कम से कम हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक ऐसा हॉस्पिटल हो जिसमें डॉक्टर्स अवेलेबल हों, उस नीति पे हम चल रहे हैं। तो उसी में हरोली में भी इस एट प्रेजेंट 8-9 डॉक्टर हो गए हैं और ख़ासतौर पे जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की मांग आती है या हमारे पास लेडीज़ के लिए डॉक्टर गायनी की मांग आती है, वो इसमें अवेलेबिलिटी है यहाँ डॉक्टर्स की। और आज का समय तो ये है कि यहाँ पे नया अल्ट्रासाउंड स्थापित किया गया है और नया एक्सरे स्थापित किया गया है। लगभग 45-50 लाख रुपया लगा के यहाँ पे ये दोनों फैसिलिटीज़ कायम हुई हैं, क्योंकि एक्सरे यहाँ पे बहुत पुराना था, 25-30 साल पुराना था, तो रिप्लेसमेंट मांगता था, तो इसलिए उसको रिप्लेसमेंट किए हैं। और अल्ट्रासाउंड के भी अब मेरे को लगता है ज़िला में एक ही है जहाँ पे ऑपरेटर है, तो ये आने वाले समय में लोगों के काम आएगा। और सेकेंडली इस हॉस्पिटल को हम एक्सपेंड करने जा रहे हैं। इसका सिविल पार्ट भी जो है, इसका बिल्डिंग पार्ट भी जो है उसका प्लान बन रहा है, ताकि 8.5 करोड़ के रुपए के आसपास का उसका एस्टिमेट शायद बना है। तो इस कम से कम इस एरिया में ये 1 लाख 1.25 लाख की पॉपुलेशन को कैटर करता है हॉस्पिटल। तो PHC CHC जब खोलते हैं, ठीक है, वो गांव की ज़रूरत है, लेकिन एक जो सिविल हॉस्पिटल है
वो हमारा उसमें कोई कमी ना रहे उसके लिए काम कर रहे हैं।